हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल। मैं प्रशांत सिन्हा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं सरकार के द्वारा लॉन्च की गई एक नई योजना के बारे में जिसका नाम है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आज की वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और हमारे बीच में क्या डिस्कशंस हो रही हैं। बहुत सारे लोगों से राय भी लिया कि आपकी क्या राय है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, और बहुत लोगों के कुछ कुछ डाउट्स आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, और इसके पीछे जितने भी पॉइंट्स है उसको एक एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, और इस वीडियो के थ्रू आप लोग का सारे पॉइंट्स लगभग क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि सरकार भी अभी नहीं बताई है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के पीछे में कितने क्या क्या चीज लॉन्च होंगे। इसके गैजेट नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, क्योंकि सरकार कहा है कि यूपीएस जो हो ये लॉन्च होगा 1 अप्रैल 2025 से। चलिए, यूपीएस में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री में ये बताना चाहता हूँ कि यूपीएस क्यों लाया गया है। ब्रीफ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। ये बात है 1 अप्रैल 2004 की। 1 अप्रैल 2004 के पहले जिनके पास भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब या स्टेट गवर्नमेंट के जॉब थे उन्हें ओपीएस का फायदा मिलता था, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के। 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकार ने ओपीएस को कन्वर्ट कर दिया एनपीएस में। अब ओपीएस को पूरी तरह खत्म किया कि नहीं किया इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन 1 अप्रैल 2004 के बाद जिन्हें भी गवर्नमेंट जॉब लगा उन्हें एनपीएस का फायदा मिला। अब 1 अप्रैल 2004 के पहले जिनके भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब थे, ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल 2004 के बाद उन्हें भी ओपीएस से एनपीएस बना दिया गया, ऐसा नहीं है। उन्हें ओपीएस का ही फायदा मिल रहा है अभी भी। जो 2003 में जिनका लगा, 2002 में लगा, 2001 में लगा, तो उन्हें ओपीएस का ही फायदा मिल रहा है अभी, जो रिटायर्ड नहीं हुए हैं। लेकिन 2004 1 अप्रैल 2004 के बाद एनपीएस लागू कर दिया गया। जिन्हें भी गवर्नमेंट जॉब लगा उन्हें एनपीएस का फायदा मिलेगा। अब एनपीएस में बहुत सारे पन्ने नहीं खोले गए। एनपीएस में जो भी पैसा हम लोग के कट रहे थे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पैसे कटते हैं, 10% सरकार पहले देती थी, 10% सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कटते थे। कटने के बाद वो एनपीएस के खाते में जमा, प्राण प्राण का जो अकाउंट था उसमें जमा हो रहा था। अब जमा होने के बाद ये पैसे वो कैसे निकाल सकते हैं, मेरे रिटायरमेंट के बाद इस पैसे का क्या होगा। कोई कह रहा था कि 60% सरकार दे देगी आपको ग्रेजुएटी के टाइम, 40% पेंशन की तरह यूज करेगी। अलग अलग लोगों का ओपिनियन आ रहा था। उसके बाद धीरे धीरे समय बदला। समय बदलने के बाद क्या हुआ कि लोगों में आक्रोश जागने लगा कि देखिए, गवर्नमेंट जॉब लोग करते हैं सबसे पहले सिक्योर होने के लिए, कि मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी है, जल्दी कोई निकालेगा नहीं अगर मेरे से कोई बड़ी गलती ना हुई हो। पेंशन मिलता था तो अच्छा लगता था, एक सपोर्ट मिलता था आफ्टर जॉब कि हाँ मुझे पेंशन मिल रहा है, इससे घर चलाने में इजी होती थी। अब पेंशन उन्होंने तो खत्म कर दिया। एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं था कि आपके आफ्टर रिटायरमेंट आपको कुछ पैसे मिलेंगे एज अ पेंशन। तो लोगों में, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसमें आक्रोश जागे। बहुत सारे केस हुए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, उनके अभी भी पेंडिंग है, डिसीजन पेंडिंग है। तो सरकार इसी चीज को देखते हुए आगे उन्होंने 24 अगस्त 2024 को उन्होंने यूपीएस को लॉन्च किया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के एक साल पहले, 2023 की बात कर रहा हूं मैं, एक कमेटी बैठाई गई थी जिसके हेड कर रहे थे टीवी सोमनाथन जी, जो कैबिनेट सेक्रेटरी भी बनने वाले हैं। श्री राजीव गौबा जी का रिटायरमेंट के बाद हमारे न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे, टीवी सोमनाथन जी। तो उसके बाद 24 अगस्त 2024 को यूपीएस को लॉन्च किया गया। यूपीएस लॉन्च होने के बाद इसके कुछ पॉइंट्स है जो मैं क्लियर कर देता हूं, और इसके पीछे की सच्चाई भी मैं बताता हूं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। देखिए, यूपीएस में सबसे पहला पॉइंट क्या है। यूपीएस का पहला पॉइंट है एश्योर्ड पेंशन स्कीम। एश्योर्ड पेंशन स्कीम में सरकार कह रही है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल का ही बात करूंगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो भी है वो खुद डिसीजन लेगी कि मुझे यूपीएस लॉन्च करना है या नहीं करना है। तो यूपीएस का पहला पॉइंट है एश्योर्ड पेंशन स्कीम। इसमें सरकार ये कह रही है कि आप
आपके रिटायरमेंट के पहले, आपके सुपर एनुएशन कहने का मतलब रिटायरमेंट के पहले आपके 1 साल की बेसिक सैलरी, मतलब 1 साल मतलब 12 महीने की जो भी बेसिक सैलरी है प्लस डीए का एवरेज निकालकर उसका 50% आपको एज ए पेंशन दिया जाएगा। मतलब मैं बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ। मतलब मान लीजिए मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं रिटायरमेंट जा रहा हूँ और मेरी बेसिक सैलरी, लास्ट बेसिक सैलरी जो 2024 में, मान लीजिए कि मैं 2024 के 31 सितंबर को मैं रिटायरमेंट जाने वाला हूँ। 30 सितंबर 2024 को मैं रिटायरमेंट जाने वाला हूँ और मेरी बेसिक सैलरी जो है अभी 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख रुपए है, तो ऐसा नहीं है कि मैं 30 सितंबर को भी मेरी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए प्लस डीए का आपको 50% दे दिया जाएगा। नहीं, ये क्या करेगा कि 30 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 का मेरी पूरे बेसिक सैलरी प्लस डीए का, डीए कहने के मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, जो अभी 50% चल रहा है आपके बेसिक का, बेसिक सैलरी का 50% चल रहा है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था एश्योर्ड पेंशन स्कीम में कि 30 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक जितने भी मेरी बेसिक सैलरी प्लस डीए का एक एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज कैसे निकलता है, मतलब हर महीने की बेसिक सैलरी प्लस डीए सबको ऐड करके 12 से डिवाइड कर दिया जाएगा, जो भी मेरे अमाउंट आएगा उसका 50% मुझे एज अ पेंशन दिया जाएगा। अब देखिए सरकार ने इस बहुत ही स्मार्टली मूव किया है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि अब क्या है स्मार्टली मूव इसमें। देखिए बहुत इसमें पॉइंट क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब में, मैं आपको हकीकत बताने जाता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी, बहुत सारे मिनिस्ट्री के अंदर जितने भी एजेंसीज काम करे, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, लास्ट ईयर में क्या करते हैं कि उन्हें प्रमोट कर देते हैं, प्रमोशन मिल जाता है। प्रमोशन मिलने के बाद उनकी क्या है कि किन्हीं तो किन्हीं को बेसिक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि बेसिक बढ़ जाती है, और आपके 1 साल में एक बार तो बेसिक बढ़ती ही है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल की। जितने भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, साल में एक बार बेसिक बढ़ता है। अब इससे क्या है कि आपको थोड़ा बेनिफिट तो कम मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप 1 लाख रुपए पे रिटायरमेंट हो रहे थे, तो ऐसा नहीं कि 50,000 प्लस डीए आपको जो भी है मिल जाएगा। नहीं, इसके एवरेज निकाले जाएंगे। तो इसमें तो आप पहले भी वैसे भी आप एक कदम पीछे हो गए कि आपको कुछ ना कुछ पैसे कम मिलेंगे, ओपीएस की तरह बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जैसे मैं बहुत लोगों से बात किया था, तो वो बोल रहे थे कि आपको 25 साल सर्विस करने के बाद मैं वीआरएस ले लूंगा और वीआरएस लेने के बाद मुझे पेंशन मिलेगा। नहीं, ये गलत फहमी है आपकी, ये ध्यान रखिएगा। सरकार यहाँ पे वीआरएस की बात नहीं कर रहा है। वीआरएस मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा है। सरकार कह रहा है कि अगर आपको यूपीएस के अंदर आना है और आपको एश्योर्ड पेंशन स्कीम चाहिए, तो कम से कम आपका 25 साल का सर्विस होना चाहिए। अब आपकी सर्विस बाकी है 30 साल, तो ऐसा नहीं है कि आप 25 साल में रिटायरमेंट चले गए और आप पेंशन उठाने लगे। नहीं, आपको 30 साल सर्विस कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आपके पेंशन चालू होंगे। ऐसा नहीं कि 25 साल में रिटायरमेंट हो गया और मुझे 50% मिलने लगा। नहीं, ऐसा नहीं होना है। आपको सुपर एनुएशन होना पड़ेगा, आपको रिटायरमेंट जाना पड़ेगा फुल, चाहे आपके 30 साल सर्विस बाकी हो, चाहे आपके 33 साल सर्विस बाकी हो, आपके फुल सर्विस करने के बाद ही आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। अब एश्योर्ड फैमिली पेंशन में भी बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है। एश्योर्ड फैमिली पेंशन में कंफ्यूजन ये है कि लोग कह रहे हैं कि एश्योर्ड फैमिली पेंशन है क्या, पहले मैं ये बता देता हूँ। एश्योर्ड फैमिली पेंशन में ये कहा गया है कि मान लीजिए किसी भी कारणवश सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नौकरी के दौरान या आफ्टर रिटायरमेंट उनका डेथ हो जाता है, तो उनका जो भी नेक्स्ट ऑफ कीन होंगे उन्हें ये पेंशन का लाभ मिलेगा। उनकी वाइफ को मिलेगा, या अगर वाइफ है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो उनके हस्बैंड को ये बेनिफिट मिलेगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अब कितना बेनिफिट मिलेगा। इसमें बेनिफिट का बात ये कहा गया है कि एश्योर्ड फैमिली पेंशन में कि आपके पेंशन का 60%, ना कि आपके बेसिक का 60%। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि आफ्टर कैजुअलिटी, अगर उन्हें कैजुअलिटी हो गया, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उनका जो लास्ट बेसिक था उसका 60% उनका पेंशन बनेगा, उनके नेक्स्ट ऑफ कीन को जो पेंशन मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि जो, अब मान लीजिए कि उसकी सैलरी या उसकी बेसिक प्लस डीए टोटल मिला के 50,000 हो रहे थे जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कैजुअलिटी हो जाती है। तो 50
आपके जो 50,000 प्लस बेसिक, 50,000 प्लस डीए, डीए का ऐसा नहीं है कि उसका 60% आपको पेंशन मिल जाएगा, नहीं। पहले तो उसकी नौकरी देखी जाएगी, कितने साल की नौकरी हुई है। मिनिमम 10 साल तो कंप्लीट होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड पॉइंट क्या है। मिनिमम 10 साल की तो नौकरी होनी चाहिए, होनी चाहिए। 10 साल के बाद अगर 25 साल के पहले उसकी डेथ हो जाती है तो एक फ्लोटिंग रेट ऑफ पेंशन मिलेगा। मान लीजिए कि 50,000 प्लस डीए, उसकी टोटल 50,000 सैलरी बन रही थी, वो बंदा डेथ कर गया। डेथ करने के बाद उसको उसकी नेक्स्ट ऑफ किन या उसकी वाइफ या उसके हस्बैंड को कितने पैसे मिलेंगे, तो वो कैलकुलेट करेगा डिपार्टमेंट कि 50,000 का कितना पेंशन उसको मिलना चाहिए। पहले 50,000 का मान लीजिए कि उसे पेंशन बनेगा 30,000 उस समय का। मान लीजिए 14 साल नौकरी किया, 14 साल नौकरी करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है किसी कारण से, तो 10 साल से ज्यादा हो गया। अब 4 साल में कितना बढ़ा, उसका क्या बढ़ा, वो गवर्नमेंट, वो उसका डिपार्टमेंट उसका गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि उसका पेंशन कितना बनने वाला है। और उसी का पेंशन का ही 60% उसको फैमिली को मिलेगी। मान लीजिए उसका 30,000 पेंशन बन रहा था 14 साल नौकरी करने के बाद, तो 30,000 का ही 60% यानी 18,000 रुपये उसकी फैमिली को पेंशन मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपके बेसिक का ही मिल जाएगा 60% और लोग इसी चीज में खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये चीज सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। थर्ड मैं बताने वाला हूँ आप लोग का मिनिमम पेंशन स्कीम। इसमें बता रहा है कि आपका 10 साल की नौकरी होनी चाहिए तभी आपको पेंशन मिलेगा, मिनिमम 10,000 रुपये। मतलब आप 10 साल नौकरी पूरे कर गए, 10 साल नौकरी पूरी होने के बाद अगर आप नौकरी से जाते हैं, नौकरी का आपका सुपरएनुएशन हो जाता है, तो आपको मिनिमम 10,000 रुपये पेंशन मिलेंगे। अब इसमें भी बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है, वो लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं 10 साल की नौकरी कर लेता हूँ, मैं बीआरएस लिख दूंगा और उसके बाद कम से कम 10,000 तो पेंशन आते रहेंगे, प्लस डीए बन के आते रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। आप ये चीज ध्यान रख लीजिए कि सरकार ऐसी कहीं नहीं कही कि आप बीआरएस जल जाइए। सरकार ये कह रही है कि 10 साल कम से कम नौकरी होनी चाहिए। यानी सरकार का कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी 25 साल नहीं पूरी हो सकती, उसके पहले ही उनके रिटायरमेंट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसी नौकरियां हैं जिनकी लेट से नौकरी लग रही है, गवर्नमेंट जॉब लेट से लग रहा है और वो 25 साल की नौकरी पूरी नहीं कर पा रहा, मान लीजिए 13 साल में उसका सुपर एनुएशन है। उनके लिए बात की जा रहा है कि आपका जैसे ही 10 साल पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको एक मिनिमम पेंशन 10,000 प्लस डीए के रूप में मिलेगा। डीए मतलब महंगाई भत्ता। अब इसके पेंशन में सरकार ने डीए की जगह डीआर कर दिया, मतलब डियरनेस रिलीफ। पेंशन वाले को डीआर ही कहा जाता है। पेंशन जिनको भी पेंशन मिलता है उनको डीए की जगह डीआर का यूज किया जाता है। तो ये थर्ड पॉइंट क्लियर कर लिए। इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी ये चीज उम्मीद ना लगाए कि मैं 10 साल नौकरी करके छोड़ के चला जाऊंगा और सरकार मुझे हर महीने 10,000 देगी। नहीं, 10,000 तो बिल्कुल उन्हीं को मिलेगा जिनका रिटायरमेंट हो रहा है 10 साल से ज्यादा में। उन लोगों को नहीं मिलेगा जो नौकरी छोड़ के चले गए। तो ये थर्ड पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चौथा पॉइंट आपका यही कह रहा है कि आपका जैसे जैसे, देखिए, पेंशन जो मिलता है वो डीए पे डिपेंड होता है। ऐसा नहीं कि आपका बढ़ता रहेगा बेसिक, आपका डीए बढ़ेगा कि पेंशन बढ़ेगी। 50% आ जाए कल, ओके सरकार 54% करे तभी आपकी पेंशन बढ़ेगी। एक फिफ्थ पॉइंट बहुत ही कंट्रोवर्सी वाला है। इसमें सरकार क्या कहना चाह रही है क्या नहीं कहना चाह रही है, ये सब किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको लमसम एक चीज बता देता हूँ। सरकार फिफ्थ पॉइंट में ये कहना चाहती है कि 1/10 ऑफ की सैलरी, जो सैलरी मिल रही है बेसिक प्लस डीए, अब मान लीजिए 50,000 मिल रहा है, उसका 1/10 मतलब 5,000 रुपया हर 6 महीने में आपका जमा किया जाएगा आपके अकाउंट में, आपके ग्रेजुटी अमाउंट में, जो भी एनपीएस का अकाउंट या यूपीएस का अकाउंट होगा उसमें हर 6 महीने में 1/10 जमा किया जाएगा और वो आपको आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा। अब इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि सिर्फ यही ग्रेजुटी मिलेगी, क्या मिलेगी। अब एनपीएस में मैं थोड़ा चीज ये बताना चाहता हूँ। देखिए, यूपीएस तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यूपीएस क्या है क्या नहीं है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये मैं आपको ब्रीफली एक बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि यूपीएस का ये ग्रेचुटी का मामला कि मुझे रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन तो मिलने लगेगा 50% बेसिक प्लस डीए,
लेकिन आपकी ग्रेजुटी क्या होगी? अभी क्या है कि जिनके भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जो भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो भी एनपीएस के अंतर जो भी प्राण अकाउंट चल रहा है, उसमें क्या होता है कि बेसिक का 14% सरकार देती है और 10% उनकी सैलरी से कट के एनपीएस अकाउंट में जमा होता है, प्राण अकाउंट में जमा होता है। मान लीजिए मेरी सैलरी 30,000 रुपये है, मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो इसका 10% यानी 3,000 रुपये मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी से कट के जमा होगा और सरकार इसी 30,000 का 14% सरकार देगी। तो सरकार जो आपका 30,000 का 14% यानी आपका हो गया 4200 रुपये। 4200 रुपये सरकार देगी और 3,000 मतलब मेरे कुल 7200 रुपये जमा हो रहे हैं हर एक महीने में। इसी तरह अभी तो 14% सरकार दे रही है, लेकिन ये यूपीएस में सरकार कही है कि ये 14% सरकार बढ़ा के 18.5 कर देगी। मतलब साढ़े 18% सरकार देगी जितने भी आपकी बेसिक हैं और 10% हमारे कट के एनपीएस के खाते में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हुआ है कि आपकी ग्रेजुटी में क्या मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। इसलिए जब तक इसके एक जो ये लॉन्च डेट इसका है 1 अप्रैल 2025 के पहले जो भी इसके गजट नोटिफिकेशन है इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तभी आप स्विच कीजिएगा कि मुझे एनपीएस से यूपीएस में जाना है या नहीं। अब चलिए, मैं पहले भी आपको जब समझा रहा था तो मैं बताया था कि ओपीएस के बारे में मैं कुछ बता रहा था। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ओपीएस सरकार अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं की है। इसको ओपीएस का बेनिफिट्स कौन कौन अभी ले रहा है? तो हमारे जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का तो बहुत ही मेहनत ही करते हैं, सही बात है, हमारे देश की सेवा करते हैं। इन्हें ओपीएस के अंतर्गत रखा गया है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट इन्हें मिलता है। और ओल्ड पेंशन स्कीम इनके साथ इनके जॉब में इनको लागू होता है। और जितने भी हमारे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन लोगों को भी ओपीएस का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ तक अगर किन्हीं को कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं उन्हें फिर समझाऊंगा। और इसे आशा करता हूँ कि मुझे आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अभी खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ओपीएस जो है हमारे इंडिया में 5 स्टेट में अभी भी चल रहा है, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सरकार लागू कर चुकी है। मैं तो यही कहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बिहाफ में कि सरकार को ओपीएस की तरह ही बेनिफिट यूपीएस में देनी चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के पहले जो भी इसका गैजेट नोटिफिकेशन आएगा उसमें अच्छी तरह से समझाना चाहिए कि क्या बेनिफिट मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। इसलिए आप लोग कृपया करके मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ध्यान रखिएगा, एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट होने, कोई अगर शिफ्ट होना चाहे तो ध्यान से सभी चीज़ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं की गई है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अगर मुझे मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरी बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।